चलो, तो जो मैं आपसे चार्ट बोल रही हूँ वो आप पहले खुद बनाना शुरू करो, फिर मैं आपको पिक भी फॉरवर्ड करूंगी। ऐसे बनाना है, देखो। तो आपको क्या करना है, HCl, अमोनिया, H2SO4, HNO3, ऐसे 4 कॉलम बना लेने A4 साइज पेपर पे। उसके बाद हेडिंग्स डालने अलग अलग। जैसे मान लो पहला हेडिंग है अदर नेम, तो HCl का अदर नेम, अमोनिया का अदर नेम, H2SO4 का अदर नेम और HNO3 का अदर नेम। तो बताओ HCl का अदर नेम क्या होता है? म्यूट्राइक एसिड। म्यूरेटिक एसिड। अमोनिया का एल्कलाइन एयर। ठीक है। H2SO4 का ऑयल ऑफ विट्रॉल। और HNO3 का एक्वा फोर्टिस। अभी हम करेंगे ऐसे। दूसरा मान लो प्रॉपर्टी है, तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2SO4 सॉरी strong reducing agent, reducing agent, this is a strong oxidizing agent and HNO3 is a strong oxidizing agent। इससे पता है क्या हुआ? अब आप देखो आपके सामने चार्ट में, जैसे आपके बुक में ऑर्डर है HCl, अमोनिया, H2SO4 और HNO3, आपने बिल्कुल वैसे ही लिखा है। ये ऑर्डर आपको हमेशा याद रहेगा। अब पता है क्या होगा, आपको याद रहेगा कि मैंने पहले दो तो रिड्यूसिंग एजेंट लिखे थे और बाद के दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे थे। उससे क्या होगा, आप एग्जाम में भूलोगे ही नहीं कि पहले दो अमोनिया वो दोनों सेम थे और बाद वाले दो सेम थे। ऐसे ही पहले वाले दो या पहले वाले का नाम ये लिखा था, दूसरे ऐसे ही लैब प्रिपरेशन, ऐसे ही उसके बाद उनकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का नाम, उनके ड्राइंग एजेंट का नाम, और अपर डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट होता है कि लोअर से होता है, ये सारी बातें। जो भी एजियोट्रोप, किसका एजियोट्रोप कब बनता है, टेस्ट, तो वो सारे उसमें हैं। अदरवाइज अपना बनाना शुरू करो, फिर आप उससे मैच करके फाइनल उसमें बना लें। इनफैक्ट यही नहीं, आप जितनी, जैसे अब आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, वो भी आप जितना ज्यादा कंपेरेटिव स्टडीज करोगे, जितना ज्यादा चीजों को कंपेयर करके याद करोगे, आपको उतनी बढ़िया याद होगी। तो हमेशा कहीं पे भी आपको मौका लगे ना कि अरे ये तो कंपेरेटिव स्टडी हो सकती है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, जरूर करा दो। और क्वेश्चंस भी बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कंपेरेटिव से ही याद होते हैं। ठीक है, अलग अलग याद। चलिए आते हैं नाइट्रिक एसिड पे। नाइट्रिक एसिड का दूसरा नाम है एक्वा फोर्टिस। ऐसा क्यों? क्योंकि HNO3 के डिस्कवर होने से पहले जो नोबल मेटल्स थे, कौन कौन से, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड, ये किसी के अंदर भी सॉल्युबल नहीं थे। लेकिन सिल्वर कैन डिजोल्व इन HNO3, सो इट वाज नोन एज स्ट्रॉन्ग वाटर। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो गया भाई, सिल्वर को डिजोल्व कर ले रहा है जिसको कोई और डिजोल्व नहीं कर पा रहा है। इसका नाम हमने एक्वा माने पानी, फोर्टिस माने स्ट्रॉन्ग। फोर्ट होता है ना जैसे आगरा फोर्ट टाइप्स, तो फोर्ट माने स्ट्रॉन्ग और एक्वा माने पानी, तो स्ट्रॉन्ग वाटर नाम था इसका। कहाँ मिलता है ये हमें नेचर में? एसिड रेन। आपको पता है HNO3 होता है एसिड रेन में, और एसिड रेन में H2SO4 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा, चाइल्ड सॉल्ट पेटर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, NaNO3, और नाइटर, KNO3। बंगाल सॉल्ट पेटर भी बोलते हैं, ये नाम याद करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हवा में ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हवा में कैसे बनता है HNO3? तो हवा में जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है वो लाइटनिंग की प्रेजेंस में NO में कन्वर्ट होती है। ये NO ऑक्सीजन के संग कंबाइन करके NO2 बनाती है। ये NO2 पानी के संग, ये जो रेन में जो पानी होता है उसके संग मिक्स होके, हवा के संग मिक्स होके HNO3 बनता है और जमीन पे एसिड रेन की तरह आता है। तो क्या 3 स्टेप हो गए बेटा? पहले स्टेप में बना NO, दूसरे स्टेप में बना NO2 और तीसरे स्टेप में बन गया HNO3। सिंपल। ऊपर आसमान में HNO3 बनाना इज वेरी इजी। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है वो आपको लाइटनिंग से मिल रही है, और लाइटनिंग में बहुत हाई एनर्जी होती है, और वो आपके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ा देती है विदाउट एनी कैटलिस्ट कि वो रिएक्शन कर जाते हैं। लेकिन यही काम जमीन पे करना इज वेरी डिफिकल्ट, जो हम समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नाइट्रेट इन सॉइल, ये बायोलॉजी का टॉपिक है। प्लांट्स हवा की ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं, हवा की CO2 यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लांट हवा की नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते। इसीलिए हवा की नाइट्रोजन को हमें बैक्टीरिया की मदद से किसमें कन्वर्ट करना होता है? नाइट्रेट्स में। प्लांट केवल क्या यूज कर सकते हैं? नाइट्रेट्स। और जब नाइट्रोजन बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है और फिर वो यूटिलाइज होती है, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रेट इन सॉइल। चलिए बस इतना ही पढ़ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या टॉपिक है? ये तो मैंने अलग से लिखा, ये अभी यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लैब प्रिपरेशन। चलिए नेक्स्ट आते हैं लैब प्रिपरेशन। इतना हो गया लैब प्रिपरेशन। अब यहाँ से कर, ये आप पेपर पेन निकालेंगे, सब इस रिएक्शन को लिखेंगे। तो अब हम इस रिएक्शन को लिखेंगे, जरा ये वाला रिएक्शन पहले साइड में आके इस रिएक्शन को लिखते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं इस रिएक्शन की।
10 अब बजे हैं, एक होगा 10 के। माइक ऑफ करो। चलो, सब इस इक्वेशन को लिखेंगे बहुत ध्यान से, सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो पहले हमने क्या, अच्छा देखो क्वेश्चन क्या आता है कि हमें ध्यान से सुनना, सब लोग स्क्रीन पे ध्यान देंगे। हमें HCl बनाना है और हमें HNO3 बनाना है। ये दोनों ही एसिड आर वॉलेटाइल, याद है दोनों वॉलेटाइल एसिड्स थे। और ये वॉलेटाइल एसिड हमेशा एक नॉन वॉलेटाइल एसिड की मदद से बनता है, सब स्क्रीन पे ध्यान देंगे। और नॉन वॉलेटाइल एसिड कौन सा है? H2SO4। तो ये दोनों ही किससे बनते हैं? H2SO4 से। क्लियर है? फिर से सुनो, HCl की लैब प्रिपरेशन या HNO3 की लैब प्रिपरेशन, दोनों में ही हम H2SO4 को यूज करते हैं, विच इज अ नॉन वॉलेटाइल एसिड। ये प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4 क्या कहलाती है? नॉन वॉलेटाइल प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि नॉन वॉलेटाइल प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4 पे एक इक्वेशन लिखो, तो आप इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर आप नॉन वॉलेटाइल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो H2SO4 की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे H तो तुम्हें मिल गया, आपके पास Cl नहीं है मगर, तो यहाँ पे आपको कौन सा सॉल्ट लेना पड़ेगा? NaCl। सिमिलरली यहाँ पे H तो है लेकिन NO3 नहीं है, तो आपको कौन सा सॉल्ट लेना पड़ेगा? NaNO3। क्या नाम था दूसरा NaNO3 का? चाइल्ड सॉल्ट पेटर। ठीक है, अब आपने ये लिया तो आपका HCl तो ये निकल गया। ठीक है, क्या बच गया? Na2SO4। यहाँ पे क्या बना? Na2SO4। ये कब बनेगा? मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, रिमेंबर। और यही रिएक्शन जब लेस देन 200 पे होता था तो क्या बनता था? HCl और NaHSO4। हम क्या बनाना चाहते थे लैब में? Na2SO4 या NaHSO4? किसको प्रेफर करते हैं हम? NaHSO4। हाँ, क्यों? NaHSO4। क्यों? क्योंकि ये स्टिक नहीं क्योंकि होता हमारे बीकर से, हमारे बीकर को खराब नहीं करता। तो लैब प्रिपरेशन अगर आएगी तो कौन सी वाली लिखेंगे? मोर देन 200 की लेस देन 200? लेस देन 200। लेस देन टू लेस हंड्रेड क्यों? क्योंकि मोर देन 200 पे जो बन रहा है वो हमें नहीं चाहिए। ऐसे दूसरा वाला, दिस विल बी अगेन लेस देन 200 एंड मोर देन 200 पे क्या बनेगा? ये और Na2SO4। सिमिलरली लेस देन 200 पे क्या बनेगा? HNO3 और NaHSO4। और हम कौन सा प्रेफर करेंगे? ये वाला, लेस देन 200। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, कौन सा? नॉन वॉलेटाइल प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा लैब प्रिपरेशन है कौन सी? मोर देन 200 वाली या लेस देन 200 वाली? ये चॉइस। और वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे जो H2SO4 यूज कर रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट? ये कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे कि डाइल्यूट? कॉन्सेंट्रेटेड। रीजन बताओ कॉन्सेंट्रेटेड का। मैम बिकॉज नाइट्रेट सॉल्ट सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्ट करते हैं। पहली बात, नाइट्रेट्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। नाइट्रेट्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये रीजन है। इसलिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात एक और देखो, ये जो नॉन वॉलेटाइल प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4 है, ये कंसेंट्रेटेड H2SO4 की है, डाइल्यूट की नहीं है। ठीक है, लेकिन रीजन ये नहीं लिखेंगे, रीजन हम यही वाला लिखेंगे, नाइट्रेट्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन ये भी दिखाने के लिए डाइबेसिक नेचर ऑफ H2SO4, ये नॉर्मल सॉल्ट और ये एसिडिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलो, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप देख लेना, मतलब मैं भेज दूंगी। अब ठीक है, लैब प्रिपरेशन, तो ये आप लैब प्रिपरेशन देखो, KNO3 के संग भी कर सकते हो, बंगाल सॉल्टपेटर, और NaNO3 चाइल्ड सॉल्टपेटर। क्वेश्चन यही आया हुआ है कि चाइल्ड सॉल्टपेटर से कौन सा एसिड बनता है, और HNO3 की वेपर बनेंगी। तो जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हमारा अपरेटस है जिसमें ये बनता है। अब HNO3 इज हाईली करोसिव, हाईली करोसिव, इसीलिए हम ऑल ग्लास इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। क्या वर्ड है? ऑल ग्लास इंस्ट्रूमेंट, केवल इसी के लिए लिया जाता है ऑल ग्लास इंस्ट्रूमेंट। ये रहा ऑल ग्लास एपरेटस, ऑल ग्लास एपरेटस। आप डायग्राम में देख सकते हो, कोई रबर कॉर्क कुछ भी नहीं है। देखो नॉर्मली क्या होता है, ऐसे फ्लास्क बनाते हैं और यहाँ पे एक रबर की कॉर्क लगाते हैं, उसमें डिलीवरी ट्यूब्स होती है, ऐसे होते हैं ना। यहाँ पे आप देखो कोई रबर की ट्यूब नहीं, पूरा ग्लास का ही बना हुआ रिटॉर्ट है। दिस इज अ ग्लास रिटॉर्ट, और इसमें सीधे एक पाइप अटैच्ड है। क्यों? क्योंकि HNO3 इज करोसिव टुवर्ड्स रबर और
सकते होते हैं, प्लास्टिक्स एंड ऑल, तो हमें केवल ग्लास यूज करना पड़ता है। ठीक है, लैब प्रिपरेशन में दोनों इक्वेशन लिख दी। नेक्स्ट आते हैं प्रिकॉशन। क्या प्रिकॉशन रखेंगे? वी विल यूज ऑल ग्लास एपरेटस। क्वेश्चन आता है व्हाई? बिकॉज HNO3 वेपर्स अटैक कॉर्क एंड रबर एंड दस करोड देम। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल ग्लास एपरेटस क्यों यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज इट करोड्स। नेक्स्ट आते हैं दूसरा प्रिकॉशन, टेम्परेचर टेकन फॉर द रिएक्शन शुड बी लेस देन 200। आंसर आपको पता है इसका भी, लेस देन 200 क्यों लेंगे? क्योंकि अबव 200 से क्या बनेगा? Na2SO4, जो क्या करेगा? हमारे बीकर से स्टिक हो जाएगा, हमारे बीकर को खराब कर देगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम और होती है, अबव 200 पे HNO3 डिकम्पोज कर जाएगा। तो जो ये HNO3 बना है ना, ये डिकम्पोज होके पानी NO2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये डिकम्पोज हो जाता है अबव 200। ये प्रॉब्लम है, तो ये एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो गई। ये प्रॉब्लम HCl वाले में नहीं थी, HCl वाले में केवल Na2SO4 की प्रॉब्लम थी, इस पे एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। और बाकी Na2SO4 की प्रॉब्लम तो है ही, जो आपने सारी HCl में पढ़ी है। अगर डाउट है तो एक बार HCl की रिकॉर्डिंग भी देख लेना, समझ में आ जाएगा क्या बात कर। ठीक है, चलें आगे। Na2SO4 की क्या प्रॉब्लम है? वो ऐसे क्रस्ट ऐसे चिपक जाता है ग्लास के बीकर से, हार्ड क्रस्ट बना लेता है, जिससे हमारा बीकर खराब हो जाता है और हमको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल यूज करना पड़ता है, यानी ज्यादा हीट यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो दो प्रॉब्लम्स हैं। चले आगे। ये डायग्राम थोड़ा है ना ओवरलैप हो गया ये, आपके पास मतलब नोट्स में जगह है लिख। चलो नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ Na2CO3 फॉर्मेशन। ये आप यहाँ पे लिखोगे, ये वाली CO3 नहीं SO4 होगा, ये गलत लिख दिया है मैंने, Na2SO4। चलो आगे चले, नेक्स्ट आते हैं। तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है, बताते जाओ किसको आता है। Why HCl not taken for the preparation of HCl? तो जरा एक मिनट मेरी बात सुनना। क्या अगर हम HCl ले लेंगे, यानी क्वेश्चन क्या है कि HCl से HNO3 क्यों नहीं बना रहे हैं? तो क्या HCl से HNO3 नहीं बन पाएगा? बन पाएगा। एक मिनट ना, पहले हम बात क्लियर कर ले। तो NaNO3 हम लेंगे और हमको HNO3 और HNO3 प्लस NaCl मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, HNO3 बन जाए। तो बताओ अर्नव क्यों नहीं बनाएंगे? पहले रुक जाओ, प्रिंस बताओ क्यों नहीं बनाएंगे? मैम क्योंकि दोनों वॉलेटाइल दोनों एसिड, वॉलेटाइल। मैम क्योंकि ठीक है दोनों अर्नव, क्या वॉलेटाइल। प्रॉब्लम होगी दोनों वॉलेटाइल से? तो कलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी अगर दोनों एग्जैक्टली तो गैसेस होगा वेपर क्या फॉर्म में होंगे। कि ये, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मान लो यही वाला डायग्राम है, इसमें ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया HNO3 वेपर्स के रूप पे, तो यहाँ पे HCl भी पहुंच जाएगा, तो दोनों के सेपरेशन में हमें दिक्कत आएगी, इसीलिए हम वॉलेटाइल से वॉलेटाइल नहीं बनाते। तो लिखेंगे हम आंसर, सिंस HCl एंड HNO3 बोथ आर वॉलेटाइल, दोनों वॉलेटाइल नहीं लेंगे। वॉलेटाइल का मतलब समझते हैं ना सब लोग? वो मतलब समझने आए तो मुझे बता देना, जो जल्दी इवेपोरेट हो जाए, कम टेम्परेचर पर ही वेपर में कन्वर्ट हो जाए, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो दोनों ही कहाँ पहुंच जाएंगे? कलेक्शन फ्लास्क में, तो हमें ऐसा नहीं करना। दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, देखो ये क्वेश्चन पूछता है कि इस रिटॉर्ट में, ये ग्लास के रिटॉर्ट में आपको ये ब्राउन फ्यूम्स दिखाई दे रही हैं, ये वाली, ये किस चीज की? तो ये फ्यूम्स हैं NO2 की। जैसा कि मैंने बोला, हीट पे HNO3 डिकम्पोज हो जाता है, तो आप कितनी भी मेंटेन कर लो हीट, थोड़ा बहुत तो डिकम्पोज होगा। और ये वेपर्स किसकी हैं? NO2 की, बिकॉज ऑफ HNO3 डिकम्पोजिशन। So due to the decomposition of HNO3, NO2 vapors are formed which are brown. Hence brown fumes are seen. तीसरा, ये जो HNO3 लैब में बनता है, ये येलो कलर का होता है, वैसे नीचे भी है ये, ठीक है मैं दिखा दूंगी, नीचे डायग्राम है। ये जो लैब में HNO3 बनता है, ये येलो कलर का होता है, यानी यहाँ जो नाइट्रिक एसिड आएगा ये येलो कलर का होगा, जबकि प्योर HNO3 व्हाइट कलर का होता है। तो ऐसा क्यों? तो क्या होगा बेटा, जब HNO3 डिकम्पोज होगा, वो ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनाएगा, ये ब्राउन फ्यूम्स HNO3 में डिसॉल्व हो जाएंगे, तो ये ब्राउन फ्यूम्स इसको येलो टिंज दे देंगे। तो जब सफेद रंग में ब्राउन कलर मिक्स करोगे थोड़ा सा, तो येलोइश हो जाएगा, तो येलोइश टिंज बोलते हैं उसे। तो आंसर इसका क्या है? इज येलो। इन लैब HNO3 डिकम्पोजेस टू NO3 इन हीट एंड सनलाइट, ये इक्वेशन है। NO2 रेडिश ब्राउन मिक्सेस विद कलरलेस HNO3 एंड गिव्स इट अ येलो टिंज।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, और देखो जैसा कि आप देख रहे हो मैंने इक्वेशन लिखी है, केमिस्ट्री में कोशिश करा करो जो इक्वेशन आपको आती है वो लिख दो। बैलेंसिंग से इतना फर्क नहीं पड़ता है, बैलेंस तो बैलेंस लिखनी है, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो बैलेंस चलेगा, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं अगर आप एक्स्ट्रा में लिख रहे हो। जब तक वो पूछेगा ना बैलेंस तभी कटते हैं मार्क्स, अगर बैलेंस नहीं लिखे तो डरा मत करो इक्वेशन लिखने में। ठीक है, वैसे भी तुम कुछ खास पेपर करके नहीं आते हो, बहुत सुपर अच्छा। आपकी ये जो एफर्ट्स है ना यही आपको मार्क्स दिलाते हैं कि हाँ आप कोशिश कर रहे हो अपनी वो दिखाने का कि हाँ हम पढ़ कर आए, बस इसीलिए डरा मत करो, भले ही थोड़ी बहुत गलत हो चलेगा, बाकी तो आप प्रैक्टिस करके जाओ, कोशिश करो गलत ना हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि ये जो ये मैं हम ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये जो NO3 जैसे HNO3 में अब NO2 मिक्स हो गया, देखिए रहा डायग्राम है जो आपसे कह रही ये वाला, तो देखो ये ऐसे येलोइश हो जाता है जब इसको इस पे रखते हैं। ठीक है, तो बात ये थी कि क्यों हो जाता है, उसका आंसर हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब अगर ऐसे हमें वापस से कलरलेस करना हो तो हम क्या करें। तो देखो सिंपल फंडा है बेटा, HNO3 में कलर आया किसकी वजह से था, NO2 की वजह से। आप कुछ भी करके NO2 को हटा दो या NO2 को वापस से HNO3 में कन्वर्ट कर दो, तो अपने आप कलर खत्म हो जाएगा। तो तीन तरीके हैं, पहले तो CO2 में बबल करो, ये क्वेश्चन आया है लास्ट टू लास्ट ईयर। CO2 में बबल करो तो NO2 CO2 के साथ मिक्स होके चली जाती है, NO2 गायब हो जाती है, HNO3 में से रेडिश कलर वो ब्राउनिश कलर चला जाएगा, वापस से व्हाइट हो जाएगा। दूसरा, जैसा कि मैंने बोला NO2 को HNO3 में कन्वर्ट कर दो, तो अगर आप NO2 में पानी मिलाओगे और संग में ऑक्सीजन तो होगी तो वापस HNO3 में कन्वर्ट होगा। इसी को बोलने का दूसरा तरीका है कि एयर से बबल कर दो। कैसी एयर, मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर में पानी होगा, ऑक्सीजन होगी, वापस से तीनों मिलके क्या बना लेंगे, HNO। तो आपने रिवर्स कर दिया रिएक्शन, ठंडा कर दिया बेसिकली। ठीक है, एक और क्वेश्चन कि HNO3 की बॉटल्स को हमें धूप से दूर क्यों रखना चाहिए, तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाती हैं धूप में और येलोइश कलर देंगी, और डिकम्पोज हो जाएंगी तो हमारा HNO3 खत्म हो जाएगा, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, अच्छा कि होमवर्क है, सारे के सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लिखने हैं, आप भी लिखना, कल पूछूंगी मैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब NO2 का नाम, NO का नाम, N2O का नाम, N2O5 का नाम, सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के नाम लिख के लाने हैं। ठीक है, कल क्लास से पहले मुझे पोस्ट कर देना, जो जो पोस्ट करेगा उसी को एंट्री मिलेगी क्लास। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट्स। चलिए ये काम सही है ना, ऐसे सही रहेगा, ऐसे करोगे तुम होमवर्क, वरना तो सब मना कर देते हैं, मैं भूल गया, मैं याद दिला दूंगी 15 मिनट पहले। ठीक है, जो पोस्ट करेगा बस वही एंटर करेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पोस्ट वाल्ट प्रोसेस। तो बताओ जरा, H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग वाले का नाम क्या था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अमोनिया के का नाम क्या था, हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस। HCl वाले का नाम क्या था, डाल्टन। क्या था, कुछ भी नहीं था, HCl की मैन्युफैक्चर नहीं है, इसीलिए जब हम चार्ट बनाएंगे ना तब आपको ये बात है, तब कितना क्लियर होती, भूलते ही नहीं आप, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव। चलिए कोई नहीं है HCl के लिए वो। चलो ओस्टवाल्ड प्रोसेस, अब देखो बहुत सिंपल है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, बस क्या याद रखना है मेरी बात सुनो, पहले कुछ भी करके NO बना लो, फिर कुछ भी करके उस NO को NO2 में कन्वर्ट कर दो, फाइनली उसको HNO3 में कर दो, बस 3 स्टेप है। तो पहला स्टेप है कैटालिटिक चेंबर, उसमें क्या बनता है, NO। दूसरा चेंबर है ऑक्सीडेशन चेंबर, उसमें क्या बन जाता है, NO2। और तीसरा चेंबर है एब्जॉर्प्शन चेंबर, उसमें क्या बन जाता है, HNO3। खत्म। लेकिन जैसे मैंने बोला आसमान में ये होना बहुत सिंपल है, जमीन पे ये होना थोड़ा सा टफ है, तो कोई बात नहीं हम कर लेंगे, डरते हैं क्या। चलो, तो पहला स्टेप क्या है, NO बनाना। तो NO यू रिमेम्बर हमने अमोनिया वाले चैप्टर में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया किया था, राइट। तो अमोनिया को अगर आप एयर की प्रेजेंस में हीट करोगे प्लैटिनम और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो NO H2O और हीट में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पे हमने एयर नहीं ली थी, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिया था, यहाँ पर हम एयर ले रहे हैं। तो क्यों ले रहे हैं हम यहाँ एयर, ऑक्सीजन क्यों नहीं ले रहे, जबकि जलेगी तो ऑक्सीजन ही, एयर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो जलेगी नहीं, जलेगी ऑक्सीजन ही। अगर ये अमोनिया से NO बन रही है मतलब यूज तो ऑक्सीजन ही हो रही है। बात सुनो, एयर क्यों ली है, ऑक्सीजन क्यों नहीं ले ली, जबकि एयर की भी ऑक्सीजन ही बर्न होती है,
बाकी किसी गैस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई बता सकता है हमने एयर क्यों ली है, ऑक्सीजन क्यों नहीं? क्योंकि ये लैब प्रिपरेशन मतलब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। आपको पता है ऑक्सीजन इज हाईली हाईली एक्सप्लोसिव, हाईली कंबस्टेबल। अगर आप पूरी ऑक्सीजन ले लोगे तो बहुत चांसेस है एक्सीडेंट होने के, एक्सप्लोजन होने के, जल जाने के, सब चीजें। हवा में भी तो यही प्रॉब्लम है। हवा में नाइट्रोजन क्यों है 70%, पढ़ते थे ना हम। ये ऑक्सीजन के कंबस्टिंग वाले नेचर को दबा के रखती है। अगर आज हमारी हवा में ऑक्सीजन होती ना मैक्सिमम, मे बी 90%, 70%, तो दुनिया होती नहीं, सब कुछ जल के खत्म हो गया होता। इसको पैसिफाई कौन करके रखता है? नाइट्रोजन। इसीलिए हम इंडस्ट्री में एयर यूज करते हैं। भले ही यूज हम ऑक्सीजन ही करेंगे, लेकिन एयर जब हम पूरी लेते हैं तो ऑक्सीजन का इफेक्ट थोड़ा दबा रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सब लिखा हुआ है अभी कुछ? मेरे ख्याल से तो लिखा होना चाहिए ये, या हो सकता है नहीं लिखा हो, तुम कर लो नोट कि हमने एयर क्यों ली है और ऑक्सीजन क्यों ली। ठीक है, इट पैसिफाइज द एयर विच हैज हाईली कंबस्टिबल नेचर। तो नाइट्रोजन इन द एयर पैसिफाइज ऑक्सीजन विच हैज हाईली कंबस्टिबल नेचर। वैसे तो आप समझ गए होंगे, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा। ये वाला जो रिएक्शन है ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, अब हमें इसको लेकिन थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा नेक्स्ट रिएक्शन के लिए, विच इज एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए हम इसको कहाँ भेजेंगे? एनओ को हीट एक्सचेंजर चेम्बर में ठंडा करने के। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे एनओ में ऑक्सीजन ऐड करेंगे 50 डिग्री पे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NO2 में। ठंडा इसलिए कर रहे हैं ताकि वैसे ही बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है, तो NO2 भी फर्दर डिकम्पोज ना हो जाए। नेक्स्ट NO2 में पानी मिलाएंगे, ऑक्सीजन मिलाएंगे, HNO3 बना लेंगे। आगे समझ में? बन गया हमारा ये क्वेश्चन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दैट टर्न्स ब्राउन ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर। आंसर NO, क्योंकि NO में जब पानी मिलता है क्या बन जाता है? ब्राउन कलर की गैस। तो ऐसा ऑक्साइड बताओ नाइट्रोजन का जो हवा के एक्सपोज होते ही क्या हो जाता है? ब्राउन कलर का। तो आंसर इज NO। ये मैंने आपको अमोनिया में भी कराया। ठीक है, ये सारे स्टेप आपको यहाँ लिखने हैं, ये जरूर लिख लेना ये 3 स्टेप, इससे बहुत अच्छा याद हो जाता है। ये आपका पूरा प्रोसेस है। ये एक वॉल्यूम, हाँ ये वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 वॉल्यूम नाइट, ये है ना 1 वॉल्यूम अमोनिया और 10 वॉल्यूम एयर, ये वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा हुआ है इस पे सब कुछ। और ये लेना है, और प्लस फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन चैम्बर है, ये एब्सॉर्प्शन चैम्बर। तो अब हम एक एक करके सारे चैम्बर्स कर रहे हैं। तो पहला कैटालिटिक चैम्बर। कैटालिटिक चैम्बर में हम अमोनिया और ऑक्सीजन को 1:10 में लेते हैं। प्लैटिनम और 800 डिग्री सेंटीग्रेड, NOH2O हीट। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, केवल स्टार्टिंग में हीट करनी है। याद है एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, प्लैटिनम कंटिन्यूज टू ग्लो इवन आफ्टर द रिएक्शन स्टॉप्स। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था इस रिएक्शन का। तो क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, हमें बाद में हीट नहीं देनी, बस स्टार्टिंग में ही देनी। नेक्स्ट रिएक्टेंट्स। तो अमोनिया कहाँ से आएगी और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो अमोनिया तो आएगी बेटा हेबर्स प्रोसेस से, और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? लिक्विड एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। क्या होता है ये? ठीक है, तो क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? तो जैसे आपने एक डब्बे में लिक्विड एयर ले ली, लिक्विड एयर कैसे बनती है? एयर को लेके और अंडर प्रेशर दबाते जाओ, तो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड एयर में। अब इसमें लगाओ एक बॉयलर। अब ये एयर के फ्रैक्शंस धीरे धीरे क्या होंगे? वेपराइज होंगे, और यहां पर इनको ठंडा करके एक चैम्बर लगा के यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू करो। तो क्या होगा? सबसे पहले कौन सी गैस वेपराइज होगी? जिसका जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होगी। तो नंबर 1 की गैस इकट्ठी हो जाएगी, अलग कर लो। फिर नंबर 2 की गैस इकट्ठी हो जाएगी, अलग कर लो। थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे 20 डिग्री पे एक हो गई, 30 पे एक हो गई, 50 पे तीसरी हो गई, 60 पे नेक्स्ट हो गई, 100 पे नेक्स्ट हो गई, ऐसे करके। तो ये कहलाता है फ्रैक्शन में डिस्टिलेशन करना। पहले एक गैस का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं समझा रही क्योंकि हमें बस समझना है, याद नहीं करना। तो दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये केवल तभी पॉसिबल है जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में 20 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो। तो पहली हुई मान लो 20 पे, दूसरी होगी 40 पे, फिर हो जाएगी 60 पे। ऐसे करके हम सारी गैसेस अलग कर लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सारी अलग हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्या निकाल ली? ऑक्सीजन। आगे समझ में? नेक्स्ट इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज कैन पॉइजन द कैटलिस्ट, इसलिए एयर शुड बी फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज। याद है आपको? बहुत महंगा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, प्लैटिनम बहुत महंगा है।
तो इसमें पॉइजन नहीं होना चाहिए ये, इसीलिए हमको इम्प्योरिटी से फ्री रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो क्या होना चाहिए अमोनिया और एयर का? 1:10। क्वेश्चन, एयर को इतना ज्यादा क्यों लेते हैं, 10 क्यों लेते हैं, जबकि अमोनिया को 1 ले रहे हैं? कर तो 1:1 में ही कर रहे हैं रिएक्ट, है ना? ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, तो इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं एयर को? तो क्यों ले रहे हैं पढ़ते हैं। ये रहा, तो ये बाकी सब तो देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, और एयर इन एक्सेस वाले का वहां से लिखेंगे, ये वाला मैं बना देती हूँ मार्क ताकि आपको याद रहे। तो देखो, तीनों स्टेप्स में, ओस्टवाल्ड प्रोसेस के तीनों स्टेप में आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। चेक करें, देखो तीनों स्टेप में हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में और तीसरे स्टेप। इसीलिए हमको एयर इतनी ज्यादा लेनी है स्टार्टिंग। दूसरा, तीनों रिएक्शन रिवर्सिबल हैं, यानी तीनों रिएक्शन पीछे के डायरेक्शन में जाते हैं, तो अगर आप रिएक्टेंट ज्यादा लोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर होगा। नेक्स्ट, आपने एयर ली है ना, एयर में केवल 21% ऑक्सीजन है, तो जब तक आप एयर ज्यादा नहीं लोगे आपको ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन सही नहीं बैठेगा। आगे समझ में तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन चेंबर। ऑक्सीडेशन चेंबर में एनओ किस पे कन्वर्ट हो रही थी, एनओ को एक बार रिवाइज करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अब हम ये नेक्स्ट वाला चेंबर पढ़ रहे हैं, ये वाला। अभी हमने एनओ बना ली अमोनिया से, अब हम एनओ को किस में कन्वर्ट करेंगे, NO2, और फिर फाइनली HNO3। तो चलो नेक्स्ट चेंबर पे चलते हैं, जहां पर हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, NO में, ऑक्सीडेशन चेंबर। उससे पहले हम इसे कहाँ पे लेके जाएंगे, हीट एक्सचेंजर में, मैंने आपको बता दिया। अब सिंपल NO को NO2 में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर ठंडा रखना है, केवल आपको क्या करना है, ऑक्सीजन ऐड करनी है, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि NO2 डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन चेंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप क्या करना है, तो यहाँ पे देखो ये बना हुआ है डायग्राम आपके नोट्स में। तो ऊपर से अब आपको सिंपल क्या करना है, NO2 में पानी मिलाना है और ऑक्सीजन मिलानी है और इसको HNO3 में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि NO2 और पानी आपस में मिक्स होते ही नहीं है, इनका डिसोल्यूशन रेट बहुत कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा और इनको बहुत धीरे धीरे डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करा हमने, ऊपर पानी तो हमने ऐसे फुआरा सा लगा दिया, इससे डाल रहे हैं। बीच में हमने बहुत सारी क्वार्ट्ज की प्लेट्स लगा दी हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज की प्लेट से क्या होगा, पानी ऐसे धीरे 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 करके आएगा, और यहाँ से NO वो भी धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी। तो मान लो NO पर्पल कलर की है, ये धीरे धीरे करके जा रही है। तो जब ये आपस में मिक्स होंगे तो इनको सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाएगा, तो हमारा जो HNO3 की कंसेंट्रेशन है वो हमको सही मिल जाए। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज की प्लेट्स यूज क्यों करी? तो देखो कोई सा भी रेजिस्टेंट मटेरियल यूज कर सकते थे। रिमेंबर HNO3 इज हाईली रेजिस्टेंट, हाईली कोरोसिव, सॉरी। तो ये रबर को, प्लास्टिक को, इन सब चीजों को तो चलने नहीं देगा। आपको कोई ऐसी, हिमांशी वीडियो ऑन करो, आपको कोई ऐसी चीज यूज करनी पड़ेगी जो रेजिस्टेंट हो, जो HNO3 जिसको खराब ना कर सके। तो हमने क्या ले सकते थे, हम ग्लास ले सकते थे, कांच ले सकते थे, ऊपर भी तो लिया था ग्लास का रिटॉर्ट। लेकिन ग्लास क्या होता है बेटा, ब्रिटल होता है। पता लगा लड़ाई हुई 2 वर्कर्स में और गिर गई आपकी वो, या टकरा गए वो, उससे सारा का सारा ग्लास टूट जाएगा। तो ग्लास नहीं लिया हमने। अब फैक्ट्री खुलती है तो उसमें सामान भले ही महंगा लगे, हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाते हैं, तो हमने इसमें पत्थर लगाया। क्वार्ट्ज इज व्हाट, इट इज अ पत्थर। एक पत्थर होता है, एक एलॉय होता है। एलॉय नहीं, मेरा मतलब ओर होती है, ठीक है। क्वार्ट्ज यही होती है, पहले ही पत्थर यूज किया जाता था घड़ियां बनाने में, ये घिसता नहीं है पत्थर आसानी से। तो क्वार्ट्ज एक आराम से पत्थर है जो घिसेगा नहीं, जो करोड नहीं होगा, बिल्कुल कोई चांस नहीं है करोड, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्वार्ट्ज यूज किया, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, और इसकी बहुत पतली पतली प्लेट्स बन जाती है। जैसे घड़ी में भी ना बहुत पतली प्लेट लगती है और वो घिसती भी नहीं, ये रीजन है। तो आप इसमें 2 बातें लिखोगे, एक तो हमने प्लेट्स ही क्यों लगाई हैं, ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़े। दूसरा, क्वार्ट्ज की क्यों लगाई हैं, क्योंकि वो करोजन से प्रिवेंटेड रहता है, HNO3 उसे करोड नहीं कर पाता है। चलें आगे, लिख लेना। चलो थोड़ा सा और पढ़ लें, लास्ट टॉपिक, फिर कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट, परसेंट, कल हम 10 बजे क्लास लेंगे बेटा, 10 से 10:30 करीब बस, ठीक है। 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा ये, मेरे ख्याल से कल ही हो सकता है। HNO3 की जो परसेंटेज है वो कितनी मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल 50% ओस्टवाल्ड प्रोसेस से, लेकिन मुझे तो और चाहिए, और प्योरिफाइड चाहिए। तो ठीक है, एक काम करो, H2SO4 से डिहाइड्रेट कर दो, तो कितनी मिल जाएगी, 68%। मुझे तो और ज्यादा चाहिए,
तो एक काम करो, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बना दो, ठंडा कर दो उसको -42 तक, तो कितना हो जाएगा 98% प्योर। और अगर 100% करना है तो उसके HNO3 के क्रिस्टल्स बनते हैं अलग केमिकल से। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इन तीनों में से फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कौन सा। पहले फ्यूमिंग का मतलब समझो। मतलब मानो मैंने HNO3 को एक शीशी में बंद कर दिया तो मुझे यहाँ पे फ्यूम्स दिखाई देंगे HNO3 के। तो देखो फ्यूम्स तो सब में दिखाई देंगे क्योंकि HNO3 इज वॉलेटाइल, वो 50 में भी दिखेंगे, 68 में भी दिखेंगे, 98 में भी दिखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा किस में दिखेंगे 98 में, इसीलिए 98 इज नोन एज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अब आप ये देख लो क्या लिखना है, यहां तक कर लेना बस। ठीक है, तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्यों कहलाता है, इसका आंसर ये है। देख लो पहले कहाँ पे क्या लिखना है, बता दो अगर कोई बात समझ आ रही है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बता दिया। ऑक्साइड का नाम बताओ जो टर्न हो जाता है ब्राउन, तो ऑक्साइड का नाम होगा NO। और HNO3 को हम 68% के, हाँ एक क्वेश्चन और आता है कि 68% के बियॉन्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं, हाँ ठीक है 68%, मैंने गलत बता दिया। 68% तक तो हम इसे डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। डिस्टिलेशन समझते हो, गर्म करेंगे ऊपर डब्बा रख देंगे तो ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है 68% के बियॉन्ड हम इसको प्योरीफाई क्यों नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर एक क्वेश्चन किसी के लिए भी आ जाए ना कि भाई फला फला एसिड को हम क्यों नहीं प्योरीफाई कर सकते, सिंपल आंसर इट फॉर्म्स एन एजिओटोप। क्या बना लेगा, एजिओटोप, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। सबको पता है ना क्या होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, चलो बहुत तेज नींद आ रही है कुछ बच्चों को, बहुत ज्यादा, यही ना सो जाए। चलो ठीक है, यहां तक कॉपी करना है। पहले एक बार पढ़ लो इस समय स्क्रीन पे जितनी चीजें लिखी हैं, थोड़ा इधर उधर लिखी है। कोई डाउट है किसी चीज में, मैं कल करेंगे।